एनीमिया, तो बाई मॉडल रहना चाहिए। एनीमिया से आप लोग क्या समझते हैं? एनीमिया से मतलब कि आरबीसी काउंट समझते हैं कि हीमोग्लोबिन समझते हैं? आप लोग क्या समझते हैं इससे, एनीमिया से? आरबीसी काउंट बाई मॉडल चल सकता है, ठीक है। आरबीसी काउंट तो हीमोग्लोबिन क्या चीज होती है, किसी को मालूम हो इसमें? सर हीमोग्लोबिन में सर वो हीम जो होता है पिगमेंट होता है हाँ, सेल्स पे, ठीक है, तो वो सर ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए काम करता है। ठीक है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली एनीमिया के ऊपर है, जिसमें कि सर्कुलेटिंग आरबीसीज और हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज वो बॉडी में कितनी है, और अगर उसकी कमी होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। लेकिन इससे भी पहले हम लोग को एक चीज मेन जो समझनी है इसमें, वो ये समझना है कि सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस क्या चीज होती है, जो कि मेन रीजन होता है आरबीसी को बनाने का। ये एक बार लेक्चर में मैं वैसे भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एरिथ्रोपोइसिस समझ लें। एरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। जो आरबीसी फॉर्म हम करते हैं और बॉडी में जो है फॉर्म होती है, ये जनरली स्टार्ट हो जाता है कब से? अर्ली फीटल लाइफ से। अर्ली फीटल लाइफ से एरिथ्रोपोइसिस जो है स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले कहां पर एरिथ्रोपोइसिस होती है? लिवर में, योग सैक, योग सैक, ठीक। सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस योग सैक में होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कब होती है? बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, पहले से 3 महीने के बीच में, फर्स्ट टू थर्ड मंथ ये योग सैक में होती है। फिर बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ ये बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ ये लिवर में हो जाती है, ठीक। ये लिवर में होती है। एंड आफ्टर दिस, लिवर के बाद अडल्ट्स में कब होता है? अडल्ट्स में बोन मैरो में। लेकिन जो फीटल लाइफ होती है उसमें भी बोन मैरो स्टार्ट हो जाता है, किसमें? बोन्स में। कौन सी बोन्स में? वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्रल फीटल लाइफ में भी वर्टिब्रल बोन में एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है, उसकी मैरो रिस्पॉन्सिव हो जाती है एंड एरिथ्रोपोइसिस इज स्टार्टेड। अब इसको समझने के लिए कि ये तो जो है फीटल लाइफ में हो गया, लेकिन फीटल लाइफ के बाद भी एरिथ्रोपोइसिस होती है, लेकिन वर्टिब्रा में होनी बंद हो जाती है। वो कहां पर होती है? लॉन्ग बोन्स में। लॉन्ग बोन्स में कौन कौन सी बोन्स हो जाती हैं आपकी? फीमर, ह्यूमरस और टिबिया, ठीक है, टिबिया और आइलियक बोन। आइलियक बोन में भी जो है ये स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, अब इसको क्या कहते हैं? इसमें भी कहां पर होती है? बोन में, दैट अकर्स इन मेडुलरी कैनाल। ये हिस्सा होता है सॉफ्ट पार्ट, मेडुलरी कैनाल। मेडुलरी कैनाल में बोन मिलती है। लेकिन यही चीज अगर बोन मैरो के अलावा कहीं और होने लगे तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस, जैसे स्प्लीन के अंदर होने लगे, ठीक है। कुछ डिजीजेज होती हैं जिसमें जो है एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस होने लगती है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं एरिथ्रोसाइट डिफरेंशिएशन में। एरिथ्रोसाइट डिफरेंशिएशन क्या चीज होता है? एरिथ्रोसाइट डिफरेंशिएशन, एरिथ्रोसाइट डिफरेंशिएशन होता है कि जब एरिथ्रोसाइट बोन मैरो में बनता है, व्हेन इट फॉर्म्स इनसाइड द बोन मैरो एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द बोन मैरो टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन, ठीक है। तो मैरो के अंदर से पेरिफेरली जो फ्लो होता है, ठीक है, फ्रॉम द मैरो टू द पेरिफेरल, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रॉम द मैरो टू द पेरिफेरल।
ये होता है प्रोसेस, ठीक है, एरिथ्रोसाइट डिफरेंशिएशन का। एरिथ्रोपोइसिस में ये प्रोसेस होता है एरिथ्रोसाइट डिफरेंशिएशन का। अब कैसे होता है? प्लूरिपोटेंट कहां से बनता है? ये प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, मतलब एक कोई ऐसी सेल जो सब बना सकती है, ठीक है, एक कोई ऐसी सेल जो सब बना सकती है, तो इसको कहते हैं हम प्लूरिपोटेंट एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स। नाउ इसके बाद होता है मल्टीपोटेंट एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स मतलब कि अब प्लूरिपोटेंट से मल्टीपल, अब मल्टीपोटेंट पे आ गई, मल्टीपोटेंट से कुछ स्पेसिफिक सीरीज, माइलॉइड और एरिथ्रॉइड, ये सीरीज ही बन सकती हैं। फिर इसके बाद यूनिपोटेंट, यूनिपोटेंट मतलब फिक्स हो गई, अब नॉट अदर देन द एरिथ्रोसाइट्स। यूनिपोटेंट मतलब यूनि मीन्स सिंगल, ठीक है, यूनि मीन्स सिंगल, अब नॉट अदर देन द एरिथ्रोसाइट। आफ्टर दिस द फॉर्मेशन इज, उसके बाद क्या बनता है? प्रोनॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद फॉर्मेशन होता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट, ठीक। आफ्टर दिस द फॉर्मेशन इज ऑफ प्रोनॉर्मोब्लास्ट एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक, देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, देन लेट नॉर्मोब्लास्ट। अब हीमोग्लोबिनाइजेशन किस स्टेज पे स्टार्ट होता है? इंटरमीडिएट, ठीक है, हीमोग्लोबिनाइजेशन स्टार्ट्स एट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक, ओके। हीमोग्लोबिनाइजेशन स्टार्ट्स एट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और लेट नॉर्मोब्लास्ट हो गया। इसके बाद रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट, आफ्टर दिस देयर इज रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन। रेटिकुलोसाइट किस टाइप के सेल्स होते हैं? प्रीमैच्योर आरबीसी सेल्स, प्रीमैच्योर आरबीसी होते हैं। कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे उसको? उसमें जो है क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। फिर देन आफ्टर रेटिकुलोसाइट्स नो आरबीसी, इट्स नॉट एरिथ्रोसाइट, हाँ एरिथ्रोसाइट बोल सकते हो, रेड ब्लड कार्पसेल्स, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन इज 120 डेज, ठीक। अब ये चीज हो गई। बीच में अगर मेरा कोई कॉल आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम लोग आते हैं एनीमिया पे। तो एनीमिया की आप लोगों ने डेफिनेशन नहीं बताई मेरे को। एनीमिया की डेफिनेशन होती है, क्या होती है एनीमिया की डेफिनेशन? फंक्शनली डिफाइंड एज, अनीमिया इज फंक्शनली डिफाइंड एज इनसफिशिएंट आरबीसी और रेड सेल मास सर्कुलेटिंग इन blood vessels or peripheral and unable to carry oxygen। इतनी कम आरबीसी जो कि ऑक्सीजन, आरबीसी का काम बेसिकली होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, एंड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा है आरबीसी, तो वहां से मेन समस्या चालू होती है। उसके लिए भी अब आप लोगों को पहले चीज समझनी है, तीन चार टर्म्स हैं वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए। आपको एनीमिया बोलने के लिए तीन चार टर्म्स जो है आने जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है पीसीवी, पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम। दूसरी चीज है एचबी, ठीक है,
हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। आरबीसी। तीसरी चीज है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट। चौथी चीज क्या है जानने के लिए कि एनीमिया है कि एनीमिया नहीं है? एमसीवी, मीन सेल वॉल्यूम या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। पांचवी चीज है एमसीएच। एमसीएच, इसको क्या कहते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। छठी चीज है एमसीएचसी। एमसीएचसी, ठीक, मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद सातवीं चीज RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, ठीक। आठवीं चीज जो टर्म है एनीमिया को समझने के लिए, ये तो आपके जो है पैरामीटर्स हैं एनीमिया को समझने के लिए। फिर कुछ टर्म्स हैं जिसको आप एनीमिया को दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? ईटियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, ईटियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकली आप टाइप डिसाइड करते हैं। तो अब मॉर्फोलॉजिकली पहली चीज माइक्रोसिटिक, ठीक है, फिर नॉर्मोसिटिक, फिर मैक्रोसिटिक, फिर ये साइज हो गया, कलर, दिस डिनोट्स साइज। नाउ कलर, कलर हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक, फर्स्ट गो नॉर्मल, then hypochromic, and this is 13th, that is hypothetical, that doesn't occur generally. hyperchromic होता कुछ नहीं है, this is hypothetical, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि अभी डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइपरक्रोमिक, हाइपर क्रोमिक, ठीक। तो कुल मिलाकर के इतने टर्म्स हैं, ये टर्म्स पे जो है पूरा एनीमिया आपका कवर अप होगा। अब सबसे पहली चीज पे हम आते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। व्हाट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम? पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? होल ब्लड में कितने परसेंट आरबीसी हैं, सेल्स हैं? सेल्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेड सेल्स, ठीक है। व्हेन दे आर पैक्ड टुगेदर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेड सेल्स व्हेन दे आर पैक्ड टुगेदर। लेट्स सपोज आपने एक किसी का ब्लड लिया, ठीक, आपने जिसका ब्लड लिया वो दैट इज एंटीकोगुलेटेड ब्लड, ठीक है, पहले से ही उसमें एंटीकोगुलेटेड एजेंट जो है उसमें पड़े हुए हैं। वो एंटीकोगुलेटेड ब्लड आपने लेकर के उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद एक ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसको आपने रख दिया, तो उसमें जो है 3-4 चीजें आपको मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? 1 ml है मान लीजिए, 1 ml या यूनिट बोल दीजिए, 1 यूनिट ब्लड में पहली चीज आपको मिलेगी प्लाज्मा, 3 उसमें डिवाइड होगा, ठीक है। एक होगा सेलुलर कंपोनेंट वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें आपके आरबीसी प्लेटलेट होंगे और डब्ल्यूबीसी भी बोल देंगे, लेकिन डब्ल्यूबीसी ऊपर होता है, अभी हम बताते हैं वो क्या होता है। दैट इज दिस प्लेस, ये आपका डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट हो गया। बहुत पतली सी लेयर होती है डब्ल्यूबीसी की, इसको हम लोग
एक और नाम से बुलाते हैं, क्या नाम होता है इसका? बफी कोड। ठीक है, इसको हम लोग बफी कोड भी बुलाते हैं। इसका जो है अपना अलग फायदा होता है। बफी कोड से हम मलेरियल पैरासाइट के लिए भी करते हैं। बफी कोड का टेस्ट हम एलिफिनोमेना एक होता है उसके लिए भी करते हैं। ठीक है, फिर ये ऊपर वाला पार्ट होता है जो इतना हिस्सा है, इसको क्या कहेंगे हम? प्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है, ठीक। अब इफ वी कैलकुलेट, ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम एक चीज ये पाएंगे कि 40 से 50%, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% ऑफ 1 यूनिट ब्लड इज आरबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, तो मान लो 40 to 50, अब हम इसको मान लो कि तुमने 100 ml किसी का ब्लड निकाला, 100 ml किसी का तुमने ब्लड निकाल लिया, निकालना नहीं लेकिन निकाल लिया। अब निकाल लिया तो उसके बाद 100 ml का पीसीवी कितना होगा? 40 to 50 ml, 45, एक अप्रोक्सीमेटली 45%। ठीक है, 100 ml तुमने किसी का ब्लड निकाला तो इसका कितने परसेंट आप जो है पीसीवी बोलोगे? कितने परसेंट हुआ? 45। 45 क्या ml नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ml भी होगा। तो ये मतलब 45 ml इसका क्या हुआ? पीसीवी है। तो पीसीवी क्या होता है? 40 to 50% ऑफ द 1 यूनिट ब्लड और एनी अमाउंट ऑफ यूनिट ब्लड, कुछ भी अमाउंट आप ले लो, उसका 40 से 45% जो है हिस्सा क्या होता है आपका? पीसीवी होता है। ठीक है, अब कुछ केसेस पे आते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लिया, एक आदमी है, पर्सन हैज हेमाटोक्रिट। ठीक है, पीसीवी का दूसरा नाम क्या होता है? हेमाटोक्रिट। ठीक है, अब एक आदमी है, उसका हेमाटोक्रिट है 0.3%। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया उसका? उसका मतलब क्या हो गया? कितने परसेंट है उसका पीसीवी आप बोलोगे? कितने एमएल आप बोलोगे उसका पीसीवी? एक यूनिट अगर आपने ब्लड लिया है उसका 0.3%, तो आप कितने बोलोगे उसको? कितने एमएल वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा? 30%, 30 एमएल। मान लो 100 है। ठीक है, मान लो आपने 100 ml किसी का ब्लड निकाला है, 100 ml किसी का ब्लड निकाला है, तो उसमें जो है अगर उसका जो है पैक्ड सेल वॉल्यूम 0.3% है, मतलब 30% है, तो मतलब उसका पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना होगा? 30 कितना ml हुआ? 30 ml हुआ। यानी कि ये कितना हुआ? ये पीसीवी क्या हुआ इसका? पीसीवी इसका क्या हुआ? नॉर्मल पीसीवी कितना होता है? 45% होता है। इसका मतलब इसका पीसीवी कितना हुआ? 30%। मतलब क्या हुआ? इसका पीसीवी डाउन हो गया। अब इसमें हम एक चीज अब बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या पीसीवी, एक पॉइंट है, आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर लें। विद इन द पीसीवी वी शुड नो द नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, पीसीवी में वी शुड नो द नंबर ऑफ आरबीसी। अब क्वेश्चन अराइजेस कि 1 ml, ठीक है, इफ 1 ml सिर्फ 0.45 is red cell volume, then how much is red cell there in it? अगर 1 ml आपने लिया है ब्लड, उसमें से 0.45 आपका रेड सेल वॉल्यूम है, तो इसमें कितना ब्लड हुआ? कितने आरबीसी हुए? अब अगर आपको काउंट करना है आरबीसी, तो कितना आरबीसी हुआ? 1 यूनिट में से या 1 ml या 1 यूनिट में से अगर आपका 0.45 इज पीसीवी, तो आरबीसी काउंट कितना हुआ?
मिलियंस ऑफ आरबीसीज, मिलियंस मींस नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है 4.5 टू 5.5 मिलियन, मतलब कि आरबीसी काउंट इज द नंबर ऑफ आरबीसी इन यूनिट ऑफ ब्लड, ठीक है, नंबर ऑफ काउंट इन अ यूनिट ऑफ ब्लड, नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इन अ यूनिट ऑफ ब्लड। अब हम लोग अगर मान लीजिए 100 ml ले लें, अब 1 ml में अगर 4.5 टू 5.5 है, देन 100 ml में कितने हुए? हाँ हाँ 100 ml में 45 ml आएंगे। 1 यूनिट और 1 ml ऑफ ब्लड हैज कितना आरबीसी काउंट? 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम है। अब अगर उसी को हमने 100 ml ले लिया, 100 ml में कितना हम बोलेंगे उसको? अरे इंटू 100 कर दीजिए, 450 मिलियन हो गया, बात खत्म हो गई। तो रेड सेल काउंट इन 1 ml इज, ठीक है, 5 मिलियन। सो 100 ml इज 500 मिलियन, ठीक है। आरबीसी काउंट इस तरीके से आप कर दिए। नाउ let us come to the normal case. Let's suppose now let's suppose this is a normal case. ठीक, now let's suppose this is a normal case. ठीक, and we have drawn 100 ml of blood, ठीक है। पेशेंट में से हमने 100 ml ब्लड ड्रॉ किया, ठीक है। तो उसका पीसीवी कितना होगा? नॉर्मल केस में अगर हमने 100 ml जो है ड्रॉ किया है 45, देन उसका पीसीवी 45, ठीक है, ml, ठीक है। नाउ आरबीसी काउंट कितना होगा? 4.5 टू 5.5 मिलियन, ठीक है। अगर 1 ml में देखेंगे तो 4.5 टू 5.5 मिलियन, ठीक। नाउ आई हैव स्टार्ट ड्रॉइंग RBC. These 5 RBCs are the packed cell volume, all RBCs. Let's assume these 5 RBCs are all RBCs. Okay? Then 100 ml में 45 ml है, तो 1 ml में कितना होगा? सिंपल मैथ्स, 100 ml में 45 ml पीसीवी है, तो 1 ml में कितना हो गया? 0.45। सिंपल मैथ्स है, 1 यूनिट में 0.45, ठीक है। नाउ ये नॉर्मल केस। अब इसमें हम 2 केस की एक पैथोलॉजी लेते हैं, केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2, ठीक है। केस 1 एंड केस 2। केस 1 जो है और केस 2 दोनों में पीसीवी कम है। आपका कोई दोस्त
उसका आपने लिया, दो दोस्तों का, दोनों का पीसीवी सेम है 0.25, केस 2 का भी है और 0.25 केस 1 का भी है। पीसीवी इज सेम इन बोथ। नाउ केस नंबर 1 और 2 दोनों को एनीमिया है, बोथ आर हैविंग एनीमिया, ठीक है। 0.45 नॉर्मल होता है पीसीवी एंड उनका 0.25 है एंड बोथ द केसेस आर हैविंग एनीमिया। बट नाउ द थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि एक पेशेंट में आरबीसी बड़े बड़े हैं, दैट इज मैक्रोसाइट, ठीक है। पीसीबी का कंसेप्ट अब आप लोग समझ में अब आएगा। एक केस में आरबीसी बहुत बड़े हैं, दीज आर मैक्रोसाइट्स, एंड इन अनदर केस देयर आर स्मॉल आरबीसीज, these are microcytes. So this is microcytic, this is macrocytic. ठीक, तो which case has more number of RBCs? Microcytic. So PCV, अगर पीसीवी दोनों का सेम भी है ना, जरूरी नहीं है कि काउंट सेम हो। काउंट डजंट नीड टू बी सेम इन बोथ द केसेस। इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मैक्रोसिटिक एनीमिया, देन ही कुड हैव लेस काउंट, लेस अमाउंट ऑफ पैक्ड सेल आर देयर। पीसीवी इज the same in both the cases, but in one case there is macrocytic anemia, and due to macrocytes less amount of RBCs are able to pack themselves at the bottom of the tube, and in microcytic anemia more amount of RBCs, due to RBCs are very small in size, there more amount of RBCs are being able to pack themselves in the bottom of the tube. So the number of RBCs in microcytic having same packed cell will be more, and in the macrocytic having same packed cell volume will be less. Why? Due to the size. This concept is clear? Everybody? Okay. Now let's take another case. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक केस आया जिसमें काउंट दोनों में सेम है, ठीक है। काउंट दोनों को एनीमिया है, बोथ आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, केस 1 and 2, ठीक। काउंट और पीसीवी के बीच का मैं कोरिलेशन बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना आपसे, ठीक है। एक केस आया जिसमें पैक्ड सेल वॉल्यूम मेरा दोनों में सेम है, लेकिन काउंट डिफर कर रहा है। लेकिन कोई एक ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें काउंट सेम हो और पीसीवी डिफर करे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो किसमें ऐसा होगा? मान लो एक हमारे पास केस आया कि उसको मैक्रोसिटिक एनीमिया है, मतलब एक को मैक्रोसाइटोसिस है और एक का जो है माइक्रोसाइटोसिस है सेल्स में। तो मैक्रोसाइट और काउंट दोनों का सेम है, काउंट दोनों का सेम है। मेन चीज होनी चाहिए कि काउंट सेम है। अब अगर काउंट दोनों का सेम है और नीचे पे बैठ रहा है तो माइक्रोसाइट वाला क्या होगा? कम बैठेगा, क्योंकि काउंट तो सेम है, तो कम माइक्रोसाइट। पीसीवी क्या होगा? लो होगा। और वही अगर मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा तो पीसीवी क्या होगा? हाई हो जाएगा। क्यों? उसका साइज बड़ा है, ज्यादा पैक करेगा, बड़े लार्जर एरिया में पैक करेगा, ठीक है। काउंट सेम है, साइज बड़ा है, लार्जर एरिया में पैक कर रहा है,
काउंट सेम है, साइज छोटा है, छोटे लोग एक कमरे में बड़े बड़े लोगों को खड़ा कर दिया जाए और एक कमरे में छोटे छोटे लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो हु विल बी एबल टू मैनेज मोर पीपल? जो छोटे लोग होंगे वो ज़्यादा साइज में छोटे होंगे, वो ज़्यादा अमाउंट में आ जाएंगे, जो बड़े साइज में होंगे वो उनको 2 कमरे हो सकता है लग जाए, ठीक है, अमाउंट उतना ही है तो उनको 2 कमरे लग जाएंगे। तो ये इसका पीछे का कंसेप्ट है, ठीक। पीसीबी क्लियर, काउंट क्लियर। नाउ the concept of hemoglobin concentration. Concept of hemoglobin concentration. Concept of hemoglobin concentration. What is hemoglobin concentration? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या चीज होती है? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये होता है Sir, the amount of hemoglobin present in the RBC cells. हाँ, ठीक है। पाँच 500 ml अगर हमने ब्लड निकाला तो उसका पीसीबी कितना होगा? अगर पेशेंट नॉर्मल है तो कितना होगा? 200 के आसपास, 200 100 ml निकाला है तो 1 ml निकाला है तो ठीक है। अब एक ये केस है जिसमें रेड सेल काउंट नॉर्मल है, ठीक है, ठीक, और आपने 100 ml ब्लड निकाला है। नाउ रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? इट इज अ बैग ऑफ, जैसे बीन बैग देखा है, बीन बैग की तरह होता है। इट इज अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, इट इज द बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन का बैग होता है। लेकिन खासियत ये होती है कि ये बैग पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। क्यों भरा नहीं होता है? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। ऊपर वाले ने सब कुछ ज्यादा डाल करके नहीं दिया है, कुछ सोच करके ही ज्यादा नहीं डाला, कम डाल करके दिया, ठीक है। तो 100% फुल नहीं होता है, 1/3, 1/3 हिस्सा, ठीक है, 1/3 हिस्सा क्या होता है? हीमोग्लोबिन से लोडेड होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि सेंट्रल पैलर। एक चीज होती है सेंट्रल पैलर, आरबीसी है, आरबीसी के आप पेरिफेरी पे देखोगे हीमोग्लोबिन, लेकिन उसके सेंटर पे आप व्हाइट पूरा देखोगे। दैट व्हाइट पार्ट इज व्हाट? सेंट्रल पैलर। अब इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि पूरा नहीं भेजा और 33% ही केवल जो है उसको भर करके भेजा। पेट ज्यादा भरा होगा तो उल्टी हो जाएगी, इस वजह से उसको जो है पेट को खाली रखा गया है। मान लो ये पूरा हम भर दें इसको, आप लोगों को मालूम है आरबीसी का साइज क्या होता है, मतलब आरबीसी का शेप क्या होता है? आरबीसी का क्या शेप होता है? हाँ, बाइकनकेव शेप होता है, ठीक है, बाइकनकेव।
तो मैं जो ये ऐसे बना रहा हूं, इसके पीछे का रीजन यही है कि बाइकनकेव शेप होता है। अब पतली सी सकरी सी जगह है, मुझको निकलना है, मेरा पेट फूला हुआ है, और मुझको अगर निकलने के लिए बोला जाए तो क्या मैं निकल पाऊंगा? मैं नहीं निकल पाऊंगा, फंस जाऊंगा उसी में, फंस करके खत्म, है ना? या उल्टी कर दूंगा या बेहोश हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पेट मेरा आधा खाली है, आधे से ज्यादा खाली है, और मुझे निकलने बोला जाए तो पेट मेरा भरा हुआ नहीं, मैं पतली सकरी जगह से पेट निकला हुआ नहीं, निकल जाऊंगा कैसे भी तैसे करते हुए, ठीक है। तो ये जो बाइकॉन्केव शेप है इस तरीके से, इसके पीछे का रीजन यही है, पूरा भरा हुआ नहीं है। अगर आरबीसी ज्यादा हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा, तो वो पतले पतले साइनोसॉइड से निकलने के लिए उसको जो जरूरत होती है वो नहीं निकल पाएगा। मेम्ब्रेन उसकी रप्चर हो जाएगी जब वहां से निकलेगा। मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो क्या होगा? आरबीसी जो है रप्चर होगा। आरबीसी रप्चर होगा तो आरबीसी किसी काम का नहीं रह जाएगा, लीकेज, हीमोलिसिस हो जाएगी उसकी, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया का सबसे बड़ा कॉज यही होता है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 भरे होने का मतलब क्या हुआ कि 33%, 33% जो है हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है। तो इन 1 यूनिट ऑफ ब्लड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन? मैंने 1 यूनिट मान लो ब्लड लिया है, 100 हटाओ 1 यूनिट कर दो, 1 यूनिट ब्लड लिया है, तो इसमें कितना परसेंट होगा हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना होगा? हीमोग्लोबिन निकालते हो और मान लो पेशेंट जो है उसका पीसीवी इज कमिंग या 45% आ रहा है, तो अब हीमोग्लोबिन कितना हुआ? 1 ml में सब कुछ नॉर्मल पेशेंट है, उसका पीसीवी भी नॉर्मल है, 45 मान लो आ रहा है, तो अब उसका हीमोग्लोबिन आपको कैलकुलेट करना है, तो कितना हुआ? पीसीवी क्या चीज होती है? पैक्सल। पैक्सल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ आरबीसी दैट इज बीइंग पैक्ड, ठीक है। काउंट इज नॉर्मल, अमाउंट ऑफ आरबीसी दैट इज बीइंग पैक्ड इज नॉर्मल। तो व्हाट इज द हीमोग्लोबिन देन? 45 का 33%। ये मैंने बोल दिया कि ये सारे आरबीसी हैं, समझ लीजिए आप लोग। दीज 5 आरबीसीज आर द ऑल आरबीसीज, जस्ट इमेजिन। अब these 5 RBCs are all RBCs, 45%, making 45% of 1 unit, ठीक है। Now RBC count is also normal, ठीक है। RBC mass is also normal। जो mass होता है that is what? Paccal volume। RBC mass सब मिल करके जो mass बना रहे हैं that is Paccal volume। Count नंबर कितने हैं that is also normal। Now hemoglobin, what would be the hemoglobin? हर आरबीसी के अंदर 1/3 क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, 1/3। तो अब अगर सारे आरबीसी मिलकर के कितना बना रहे हैं पीसीवी? 45। तो 45 का जो है 1/3 कितना हुआ? 0.15 कहां से हो गया? तुम लोग की मैथ्स एकदम गोबर है। 15, वेरी गुड। 15%। जितना पीसीवी होता है उसका 3 गुना कम कर दो, मतलब हीमोग्लोबिन जितना है उसका 3 गुना बढ़ा दो, उतना पीसीवी होना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका। तो अगर 100 ml ब्लड में 45 ml आरबीसी है तो उसका जो है 1/3 हीमोग्लोबिन जो होगा वो कितना होगा? 15, ठीक है, 15। सिंपल कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अब एक चीज, अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अब इसमें जो है आगे बढ़ते हुए हम लोग डिराइव करते हैं कोई नई चीज।
हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में। ये मैंने बता तो दिया, लेकिन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन स्टिल इज व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट है वो, उसको ज्यादा किसी चीज से मतलब नहीं है। Now, hemoglobin is independent variable. Let's suppose not dependent on count. Count पे डिपेंड नहीं करता हीमोग्लोबिन, ठीक है? Not dependent on count. Let's suppose हमने दो केस लिए। केस नंबर 1, समझ में आ रहा है कि ऐसे ही सब हवा में? केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आरबीसीज आर मोर हीमोग्लोबिनाइज्ड, ठीक? केस नंबर 2, अब दिमाग चलाना चालू करिए। आरबीसीज आर लेस हीमोग्लोबिनाइज्ड, ठीक? एक केस में आरबीसीज ज्यादा हीमोग्लोबिनाइज्ड हैं और एक केस में आरबीसीज कम हीमोग्लोबिनाइज्ड हैं। तो इसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होगा? पीसीवी सेम है, सब कुछ सेम है, तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होगा? किसमें कम होगा, किसमें ज्यादा होगा? इसमें आरबीसी काउंट से कोई मतलब है नहीं, कम है ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। तो किसमें कम होगा, किसमें ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन है, इस आरबीसी में, हाँ, उसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा। हाँ, और दूसरे में कम होगा, दूसरे वाले में लो होगा, कम होगा। तो इससे क्या चीज समझ में आई कि हीमोग्लोबिन का, वैसे हम लोग सोच लेते हैं कि उसका इतना कर दो, उसका इतना कर दो, लेकिन हीमोग्लोबिन अपने आप में भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बहुत सी कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ होने के बाद भी लो रहता है, हीमोग्लोबिन जो है लो होता है या हाई भी मिल सकता है, तो उससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। अब ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। सर अगर इसमें आरबीसी काउंट जो है ज्यादा हो और तो सर क्या बराबर हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं बराबर हो सकता है, क्यों नहीं बराबर हो सकता है? एक चलो, नाउ लेट अस कम टू द कंसेप्ट नंबर, कि यहां तक तो हमारा सब क्लियर है, ठीक? अब आते हैं ये क्या चीज है? एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरबीसी इंडिकेटर इंडेक्स। हाँ, एमसीवी क्या चीज होती है? एवरेज वॉल्यूम ऑफ, हाँ, एवरेज वॉल्यूम ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन आरबीसी, ठीक है? या मीन भी कह सकते हो, ठीक है? सारे आरबीसीयू का जो है काउंट करके उसका मीन निकाल करके जो वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसमें एक आरबीसी का हो गया ना मीन में, मतलब आपने एक आरबीसी कितना हुआ, तो एवरेज वॉल्यूम, ठीक है? एरिया कितना उसका वॉल्यूम है, उसको कितना कवर कर रही है, उसको कहते हैं हम क्या? एमसीवी। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम, दैट इज एवरेज वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल आरबीसीज
अपॉन व्हाट करेंगे? आरबीसी काउंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल आरबीसी अपॉन आरबीसी काउंट। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल आरबीसी कितना हुआ? नॉर्मल कितना होता है? 45। वेरी गुड, दैट इज पीसीवी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और कितना हुआ नॉर्मल सेल काउंट कितना होता है? 5 मिलियन। 4.5 to 5.5 है तो 5 मिलियन कर दो इसको, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 90 × 10⁻⁻15 लीटर। 5 मिलियन, मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। फिर देन मिलियन, कितने जीरो हो गए? 7 जीरो, ठीक है। पहली बार हमने भी इसको काउंट किया। तो ये तुम्हारा तकरीबन ऐसे ही पहुंचेगा 90 × 10⁻15 लीटर पर लीटर। अब इसको लीटर से हमको, ये बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। किसी गणितज्ञ से आप लोग पूछिएगा तो वो ज्यादा अच्छे से बताएगा। इसको हमें फेमको लीटर में जो है कन्वर्ट करना रहेगा। तो फेमको लीटर कितना होता है? 90, ठीक है। ये 90 फेमको लीटर हो जाएगा। मिलीलीटर, डेसीलीटर, फेमको लीटर, ठीक है, फेमको लीटर। अब तो व्हाट इज द काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी आरबीसी? ये क्या बताता है? MCH, ठीक है। ये तो आ गया कि व्हाट इज द वॉल्यूम, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज द काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी? इसको क्या कहेंगे हम? MCH, मीन सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो व्हाट नाउ ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी आरबीसी, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी आरबीसी, हर आरबीसी में कितना अमाउंट हीमोग्लोबिन का है, उसको हम क्या कहते हैं? MCH, मीन हीमोग्लोबिन, मीन सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमें मालूम है कितना है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अपॉन रेड सेल काउंट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। तो मतलब अगर 15 हीमोग्लोबिन है और काउंट कितनी है? 5 मिलियन। 15 हीमोग्लोबिन और काउंट कितनी है? 5 मिलियन। तो नॉर्मल केस के लिए हम बात कर रहे हैं, 15 हीमोग्लोबिन और काउंट है 5 मिलियन। तो ये तुम्हारा कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 5 3 जा 15 कर दो, है ना। 5 3 जा 15 कर दो, तो कितना हो गया? 30। 30 क्या होता है? पाइकोग्राम। पाइकोग्राम बहुत स्मॉल यूनिट है, पाइकोग्राम। एक मिनट रुकना दोस्तों। नाउ MCHC, ये क्या चीज है? मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये क्या बताता है? दिस एक्सप्लेन्स द डिग्री ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन, ठीक है। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन टेल्स द डिग्री ऑफ hemoglobinization, the degree of hemoglobinization.
इसका फॉर्मूला होता है टोटल हीमोग्लोबिन अपॉन टोटल वॉल्यूम, जो हमको मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन मालूम है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्या है टोटल, हाँ, टोटल हीमोग्लोबिन अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो मान लो अगर टोटल हीमोग्लोबिन तुम्हारा 15 है और टोटल वॉल्यूम तुम्हारा 45 है, तो ये कितना निकलेगा? 0.45 होता है ना, 0.45 हमने 0.45 हम 1 ml की बात कर रहे हैं, 1 ml में कितना है 0.45, तो कितना हुआ 33%। इंटू 100 करेंगे ना, इसको परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो 0.45 अपॉन 15 है, इसको हमें परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल मैथ्स, इंटू 100 करेंगे, परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन कर देंगे, ठीक है। परसेंट लगाना है तो इंटू 100 कर दिया, और परसेंट हटाना है तो अपॉन 100 कर दिया। हमें पूरी गणित में यही आता है, कुछ नहीं। तो इसको 33% कभी ये बैठेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज जो है यहां पर MCHC तक ये आपका समाप्त हुआ, ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज अब आपको जो है केस स्टडीज जो है, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक, जो भी है ये सब स्टार्ट करना है। सर RDW बताएंगे आखिरी में। आप लोगों को पैरामीटर्स में सिर्फ यही एक पैरामीटर्स देखने हैं, ताकि जो है पेशेंट को आप बता सकें कि आपका क्या गड़बड़ है। अब मैं केस वाइज आपको पूछूंगा और आप लोग उसका जवाब दोगे, ठीक। केस वाइज पूछेंगे तो आप लोगों को उस केस का आपको जवाब देना होगा। ये माइक्रोसिटिक है, ये हाइपोक्रोमिक है, ये हाइपरक्रोमिक है, ठीक। चलिए, नॉर्मल को लेकर के चलेंगे तभी एबनॉर्मल समझ पाएंगे। ठीक, ये नॉर्मल आरबीसी है, ठीक। आपने 1 यूनिट ब्लड लिया, $5 मिलियन इसका काउंट है, ठीक, सब कुछ नॉर्मल है। अब अच्छा, इस नॉर्मल आरबीसी में ये जो हिस्सा है दैट इज ये हीमोग्लोबिन है, ठीक। इसको मैं हीमोग्लोबिन बना रहा हूं। ये जो हिस्सा है दैट इज सेंट्रल पैलर। नॉर्मल आरबीसी में ये हिस्सा दैट इज सेंट्रल पैलर। अब नॉर्मल ये लो भाई, तो आरबीसी की नॉर्मल फिलिंग कितनी होती है, 33% हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो नॉर्मल फिलिंग इज 33%, ठीक। नॉर्मल फिलिंग इज 33%। सेंट्रल पैलर जो होता है दैट इज सेड टू बी नॉर्मल, ठीक है। सेंट्रल पैलर इज सेड टू बी नॉर्मल। तो अब
ये आरबीसी आपका नॉर्मल है, शांत। ठीक, इसका एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। ठीक, ये आपका नॉर्मल आरबीसी है, इसका एमसीवी कितना होगा 90, एमसीएच कितना होगा नॉर्मल का 30 और एमसीएचसी कितना होगा 33%। ठीक है, दैट वुड बी 33%। नाउ ये जो है आरबीसी, इसका हीमोग्लोबिन इसमें कम है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो इसका लेट सपोज एमसीवी इसका कितना है 90, साइज सेम है, एमसीवी कितना है 90, एमसीएच 20 कर देते हैं, तो एमसीएचसी, एमसीएच अगर 20 है तो एमसीएचसी इसका 22% अप्रोक्सीमेटली। ठीक, एमसीवी कितना है 90, एमसीएच 20 और एमसीएचसी 22%। तो इसको आप क्या कहोगे नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है, ये नॉर्मोसिटिक है, सेल तो साइज का नॉर्मल है, लेकिन इसका हीमोग्लोबिन मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी ये परसेंटेज जो है वाइज कम है, तो इसको नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक में डाल दोगे। फिर एक केस है जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, इसका एमसीवी कितना ले लें 90। ठीक है, एमसीवी 90 फेमकोलीटर में होता है कि पाइकोग्राम में होता है फेमकोलीटर। ठीक है, एमसीएच 45 और एमसीएचसी 50, एमसीएच 45 और एमसीएचसी 50%। इसको क्या बोलेंगे नॉर्मोसिटिक हाइपरक्रोमिक। क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रल पैलर क्या है नहीं डिक्रीज्ड है, बढ़ा तो इसमें है, तो सेंट्रल पैलर कंसेप्ट नहीं समझ में आया, सेंट्रल पैलर का सेंट्रल पैलर का कंसेप्ट नहीं समझ में आया, मतलब सेंट्रल पैलर इज डिक्रीज्ड। तो नॉर्मोसिटिक सेल का साइज नॉर्मल है, लेकिन ये सब जो है बढ़ गया है, नॉर्मोसिटिक हाइपरक्रोमिक। ये हो गया नॉर्मोसिटिक हाइपरक्रोमिक। अब जो एमसीवी होता है दैट इज 90 प्लस माइनस 5 या फिर 90 प्लस माइनस 10, मतलब या फिर 100 तक जा सकता है, 90 से 100 के बीच में होना चाहिए, 90 से 80 तक में होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए एमसीवी किसी चीज का लेस देन 80 आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे माइक्रोसिटिक बोलोगे। एमसीवी अगर किसी का लेस देन 80 आ रहा है तो उसको माइक्रोसिटिक बोलोगे, और अगर किसी का एमसीवी मोर देन 100 आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे मैक्रोसिटिक एनीमिया बोलोगे। ठीक है, ये तो आपका कंसेप्ट हो गया मैक्रोसिटिक का। नाउ माइक्रोसाइटोसिस। माइक्रोसाइटोसिस Now what is microcytosis?
मान लीजिए एक सेल है, ठीक, एक ये सेल बना लेते हैं हम, और एक ये सेल बना दिया। 3 तरीके के सेल बना दिए। एक मिनट रुकना बेटा। गुड मॉर्निंग सर। तो ये 3 आरबीसी मैंने बनाए। अब शाम एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी लिखते हैं इसके आगे। ठीक, एमसीवी मान लो 60, ठीक है, एमसीएच इसका 20, एमसीएचसी इसका जो है 33%, ठीक है। एमसीएच, एमसीवी और एमसीएचसी, ठीक है। तो एमसीएचसी 33%, 33% क्या होता है? तो अब इसको आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक, क्या बोलोगे इसको? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। गलत। MCHC मीन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन इज क्या है? नॉर्मल, ठीक है। मीन जो निकाला गया उसका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, दैट इज हीमोग्लोबिनाइजेशन ऑफ आरबीसी इज नॉर्मल। तो इसको आप माइक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, इसको आप माइक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक में रखोगे। MCHC इज नॉर्मल, तो माइक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक में रखोगे। चलो अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में हम आते हैं। उसमें MCV मान लीजिए 60 है, MCH 15 है, ठीक। MC, आप इसमें देखो साइज भी तो कम है ना, साइज भी तो छोटा हो गया ना। हीमोग्लोबिन तो कम हुआ, लेकिन उसके साथ साइज भी तो दो देख लो, 2 फलांग छोटा हो गया, तो उसके मुकाबले तो कंसंट्रेशन ठीक है ना। माइक्रोसिटिक है जरूर, लेकिन ये MCH भी सीवियरली डिप्लीटेड होना चाहिए ना। ये कंसंट्रेशन अगर निकाल रहे तो कंसंट्रेशन नॉर्मल निकल रहा है उसका, तो कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो हम कैसे उसको हाइपोक्रोमिक कह सकते हैं? ठीक है, ये इसका पीछे का कंसेप्ट है। अब इस केस में MCV कम है, MCH सीवियरली कम है, MCH से कितना है? मान लो 25 है, ठीक। तो इसको क्या बोलोगे? माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, ठीक है। इसको आप कहोगे माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक। अब एक ये आखिरी वाला जो केस था कि मैंने गोल बना दिया आरबीसी, ठीक है, आरबीसी मैंने गोलाकार कर दिया है। अब इसका जो है MCV जो है इनिशियली 19 था। ये एक कंडीशन मान लीजिए हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, एक हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस नाम की बीमारी होती है। स्फेरिकल शेप आरबीसी हो जाते हैं क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन जो है एंकर नहीं कर पाती। जब वो वहां से निकलती है पतली कैपिलरीज से आरबीसी, तो उसके मेम्ब्रेन्स जो है टूटते चले जाते हैं, दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। मतलब निकले तो कुछ हिस्सा टूट गया, कुछ हिस्सा टूट गया, वो होते 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 वो छोटी हो जाती है। होती तो बड़ी है, लेकिन मेम्ब्रेन डिफेक्ट की वजह से वो टूटते 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 वो छोटी हो जाती है। तो 90 की थी, 60 में रह गई। तो MCV का कितना हुआ? 60। MCH इसका हुआ 30, ठीक। मेम्ब्रेन टूट रहा है, याद रखिएगा। और MCHC कितना हुआ? MCHC इसका लगभग हो गया 50%, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसको आप क्या बोलोगे? सेल इज ओवर हीमोग्लोबिनाइज्ड, तो माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक। छोटा तो है लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट नहीं जा रहा है कहीं, वो तो अंदर ही अंदर बना हुआ है, तो इसको छोटा बोलोगे और हाइपरक्रोमिक बोलोगे।
ठीक है। अब इसी तरीके से मैक्रोसाइट, मैक्रोसाइट में क्या चीज होती है, आपने मैक्रोसाइट में भी इसी को हम आगे लिख देते हैं। मैक्रोसाइट में मान लीजिए एमसीवी 120 है, एमसीएच 40, ठीक है, एमसीवी 120, एमसीएच 40 और एमसीएचसी 35। तो इसको आप क्या बोलोगे? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब एक केस जिसमें एमसीवी 120, एमसीएच 30 और एमसीएचसी 25, एमसीवी 120, एमसीएच 30, 20 और एमसीएचसी 25। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ये मैक्रोसाइटिक है, हाइपोक्रोमिक भी है, ठीक है। फिर अब एक केस है जिसमें एमसीवी 120, एमसीएच 60, एमसीएचसी 50, मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक, ठीक है, मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक। अब इसका कंसेप्ट क्लियर है माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक का। माइक्रोसाइटिक क्या चीज होती है, मैक्रोसाइटिक क्या चीज होती है, इसके कंसेप्ट में तो कोई अब दिक्कत नहीं आएगी, रिपोर्ट देखोगे समझ जाओगे, है ना। अब आते हैं हम लोग आरडीडब्ल्यू पे। आरडीडब्ल्यू क्या चीज होती है? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये क्या बताता है? डिग्री ऑफ एनआइसोसाइटोसिस, एनआइसोसाइटोसिस। अब इस वर्ड को अगर आप अलग करोगे तो इस वर्ड से ही आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइसो मतलब क्या होता है? सेम, ठीक। साइटोसिस मतलब क्या होता है? सेल। और एन मतलब क्या होता है? एन मतलब नहीं, नो आइसोसाइटोसिस, एक जैसा कोई नहीं, ठीक है, नो आइसोसाइटोसिस, ठीक है। ये होता है आपका डिग्री ऑफ एन आइसोसाइटोसिस, मतलब आरबीसी नॉट सेम सेल्स, मतलब एक जैसे सेल नहीं है, सब एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। तो इसका या आप देखोगे तो इसका एक कभी कभी नॉर्मल जो होता है, आप जब कर्व देखोगे, कर्व देख लेते होगे, कर्व में ये सिस्टम होता है, जनरली क्या होता है? बेल शेप्ड होता है, ठीक है। ये ऐसे आया, ऐसे हो गया, ठीक, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक है इंडिया, एक है अमेरिका और एक है वेस्ट इंडीज, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन होते हैं? इंडियंस होते हैं, ठीक। फिर अमेरिकन्स और वेस्ट इंडीज। तो आरडीडब्ल्यू क्या बताता है? डिग्री ऑफ एनाइसोसाइटोसिस। बोले तो सारे सेल्स में, सभी सेल्स में, इतने सारे सेल्स हैं, सब एक जैसे, कौन किस उसमें सबसे, अब मतलब आपने एक का पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लिया, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में जिसका आपने लिया उसमें मैक्सिमम सेल्स एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। इंडिया में किस तरीके के लोग दिखते हैं? थोड़े भूरे, है ना, थोड़े नहीं, काले नहीं बोलेंगे, डस्की, ठीक है, डस्की, काला कोई शब्द नहीं होता है। थोड़े इंडिया में कोई काला नहीं, थोड़ा डस्की, डस्की बोल लो, अच्छा लगता है, वर्ड भी अच्छा है। अमेरिका में व्हाइट, ठीक, और अफ्रीका में ब्लैक, ठीक है। ये दोनों कम कम है। तो जब डिग्री ऑफ एनाइसोसाइटोसिस होती है, मतलब नहीं होता है, ज्यादा पॉपुलेशन हमारी इंडिया की है, तो इस तरीके से बेल शेप कर्व आप देखोगे, इधर से चालू हुई सेल, मतलब जो ग्राफ इधर से चालू हुआ, थोड़ा सा हल्की फुल्की उबड़ खाबड़ आरबीसी मिली, अब वो चलते 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 यहाँ पे पीक आ गया, सारी सेल लगभग एक जैसी उसको मिल रही है, फिर धीमे 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 नीचे गया,
कुछ कुछ सेल्स आपको जो है फिर अब ओवल खाबर तिरछी एक जैसी नहीं दिखी, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन नॉर्मल है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो सेल आरबीसी की है वो एक जैसी है। दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग, दे आर नॉट डिफरिंग, दे आर सेम एज दे आर। ठीक, दे डू नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर। नाउ अब आपको दूसरी चीज और दूसरा केस, मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको डबल एनीमिया है। डबल बोले तो मेगैलोब्लास्टिक भी है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है। ठीक, तो उसमें आरडीडब्ल्यू का क्या हाल रहेगा? उसमें आप जो ग्राफ देखोगे तो वो इस तरीके का देखोगे। तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, बल्कि ये वाला हटाओ, ये डबल, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। मतलब डबल पॉपुलेशन है, डाइमॉर्फिक एनीमिया है, एक आपको मेगैलोब्लास्टिक कर्व मिलेगा, पीक मिलेगा। ठीक है, इसमें एक्सेस होता है ना एमसीवी और एमसीएच। ठीक है, एमसीवी का जो है एक्सेस होता है, तो एक आपको मेगैलोब्लास्टिक या माइक्रोसिटिक पहले आपको कर्व मिलेगा। ठीक है, माइक्रोसिटिक कर्व मिलेगा, ये माइक्रोसिटिक हुआ, एक आया, पीक आया, फिर उसके बाद नॉर्मल सेल हुआ, वही 90 तक यहां पहुंचा। ठीक, माइक्रोसिटिक बोले तो यहां 60-50 पहुंचा। आपने वहां से लाइन लेनी उसने स्टार्ट करी, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, 50 वाले फेम्कोलीटर वाले सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल गए। फिर उसके बाद फिर ये नीचे गया, 90 वाले में पहुंचा, 90 वाले में कोई पीक मिल नहीं रहा है क्योंकि पेशेंट को तो बीमारी है। फिर ये देखा कि ऊपर एक अचानक से एक और पीक इसने उठाया, तो ये 110, तो ये क्या मैक्रोसिटिक। तो इस तरीके से दो पीक मिल गए, तो ये आरडीडब्ल्यू क्या हुआ इसका? बढ़ा हुआ। जनरली इधर से चले इधर पे आके गिर जाए, बात खत्म, नॉर्मल। ठीक है। हाँ, यहां से 80 से चालू हो, या मान के चलो हाँ 80 से चालू हो, 90 पे पीक जाए, 100 पे गिर जाए। 80 से चालू हुआ, 90 पे पीक गया, 100 पे गिर गया। यहाँ पे 50 से चालू हुआ, 90 पे तो गया ही नहीं, थोड़ा बहुत गया, और फिर 100-110 के ऊपर भी, फिर वहां पर भी एक और उसने पीक ले लिया। तो ये समझ में आया कंसेप्ट? ये क्लियर है कंसेप्ट? ये कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत कुछ क्लियर हो गया फिर आपको। अब ये हो गया आपका आरडीडब्ल्यू। अब आप लोग थोड़ा सा एक चीज बस समझ लीजिए, कुछ ज्यादा कुछ नहीं अब इसमें समझने लायक है। एनीमिया, एनीमिया का क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक तो फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है। एक आपका एनीमिया क्या होता है क्लासिफिकेशन में, आपका फिजियोलॉजिकल होता है, एज रिलेटेड होता है। आप लोगों को पूरा मैं एनीमिया का क्लासिफिकेशन अच्छे से बताता हूं। या फिर डिमांड ज्यादा है या फिर सप्लाई कम है, ठीक। दो चीजें हैं, या डिमांड ज्यादा है या सप्लाई कम है, दो चीजें हैं। एनीमिया इन्हीं दोनों पे पूरा होगा। या फिर भाई बॉडी की डिमांड ज्यादा है, हमें ज्यादा की जरूरत है और मिल कम रहा है, या फिर ज्यादा की जरूरत वाली बात नहीं है, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे उतना, या कोई और अदर कॉज है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकली प्रेगनेंसी में मिलता है, ठीक। दूसरा विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक। तीसरा आयरन डेफिशिएंसी। मॉर्फोलॉजिकल हम आपको बता ही चुके हैं, ईटियोलॉजिकल है, ठीक है। चौथा इंट्रिंसिक फैक्टर, B12 नहीं होता है। पांचवा फोलिक एसिड, ठीक। छठा क्या कॉज हो सकता है एनीमिया का? फीमेल्स में बहुत कॉमन कौन सा कॉज होता है एनीमिया का? मेंस्ट्रुएशन, वेरी गुड, मेंस्ट्रुएशन, ठीक। फिर सातवां लैक्टेटिंग, ठीक। आठवां क्या बोलोगे आप?
वर्म इन्फेस्टेशन, हुकवर्म चला गया अंदर, बैठा हुआ है कांटा डाल करके, चूस रहा है बैठ करके, है ना, वर्म इन्फेस्टेशन। फिर कोई आपको ऑटोइम्यून कॉज है, हेरिडिटरी, कोई ऑटोइम्यून है, ब्लड सेल मार दिया जाएगा, ठीक है, कोई एंटीबॉडी आरबीसी के अगेंस्ट जो है काम कर रही है, ठीक है, तो ऑटोइम्यून, ठीक, ये कॉज हो गया। अब ये तो हमारा क्या हो गया, आपका क्या हो गया, इटियोलॉजिकल कॉजेज हो गए। लेकिन इसको भी हम लोगों ने फर्दर दो चीजों में डिवाइड करके रखा हुआ है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तो बाहर आते ही मार दिया जा रहा है, सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है सर्कुलेट होने वाली, उसकी क्वालिटी बेकार है। दूसरा होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी मतलब कि हम उसको डेफिशिएंसी है उस चीज की, जैसे B12, आयरन, फोलिक एसिड, ठीक, B12, आयरन, फोलिक एसिड, ये तीन चीजें क्वांटिटेटिव में आप याद रख लीजिए, B12, आयरन, फोलिक एसिड। और क्वालिटेटिव में थैलेसीमिया, सिकल सेल, हेरिडिटरी, G6PD, ठीक, हीमोलिटिक एनीमियाज बेसिकली होते हैं, ठीक है, हीमोलिटिक एनीमियाज। तो ये आपका क्वांटिटेटिव और ये क्वालिटेटिव हो गया। तो अब कल जो है बात करेंगे हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब है